नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि आगामी 3 से 4 महीने में आपके एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होने वाला है। ठीक है, 2021 में आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम देने हैं। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसको और बेहतरीन ढंग से करिए। महात्मा गांधी सीरीज चला रहे हैं हम, और उसका आज ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन, जिसमें खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड तक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग गांधी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के जीवन काल का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही गोलमेज सम्मेलन, जिसमें खासकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है गांधी सीरीज का। एक प्रकार से देखिए, जो आप लोग गांधी सीरीज को पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। और वैसे भी कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, वो कई बातों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपको जानना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कुछ प्रमुख बातें हुई थी, जिसमें सबसे पहली बात कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, पहली बात। दूसरी बात, इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाहौर अधिवेशन के पश्चात 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में रावी नदी के तट पर, लाहौर जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, उसी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी पहला भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुछ प्रमुख बातें हुई थी, जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार करने की भी बात महत्वपूर्ण थी। तो उसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए गांधी जी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। देखिए, गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है। सविनय अवज्ञा को गांधी जी ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों का विरोध करना जो नैतिक नहीं है। गांधी जी हमेशा नैतिक नियमों का पालन करते थे। तो गांधी जी ने जो भी ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए, अगर उनमें से जो उनके नैतिक नियमों के खिलाफ थे, उन्हीं के विरुद्ध गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। 1930 में यह आंदोलन पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु चलाया गया। यह आंदोलन आधुनिक भारत का द्वितीय सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसने ब्रिटिश सत्ता को बराबरी के स्तर पर वार्ता करने और संधि करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले एक प्रकार से कहा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत की आज़ादी का आधार था, आधार स्तंभ था, जिस पर भारत छोड़ो आंदोलन की मजबूत दीवार खड़ी हुई और अंततः भारत को सफलता मिली, आज़ादी मिली। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने से पहले गांधी जी ने, जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से कुछ मांगें रखी। उन मांगों को 11 सूत्री मांगें गांधी जी की कहा जाता है। 11 पॉइंट में उन्होंने लॉर्ड इरविन से कहा, आप हमारी ये बातें मान लीजिए तो हम इस आंदोलन को नहीं चलाएंगे। सबसे पहले गांधी जी, चूँकि वो अहिंसा में विश्वास करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले यही मार्ग चुना कि अगर बातों से ही काम हो जाता है तो इस आंदोलन को चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगें रखी, उसमें कौन कौन सी मांगें प्रमुख थी, अक्सर पूछता है और आपको जानना चाहिए।
पहली मांग थी भू राजस्व में 50% कटौती कर दी जाए, सेना व्यय में 50% कटौती कर दी जाए, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती कर दी जाए, पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए, तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए रिजर्व किया जाए, आरक्षित किया जाए, नमक कर पर सरकारी नियंत्रण की समाप्ति की जाए, पाउंड रुपया विनिमय दर में सुधार किया जाए, कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए और शस्त्र अधिनियम में सुधार किया जाए। ये कुछ प्रमुख बातें गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखी। इसमें से जो 8 मांगें थी वो आर्थिक थी और 3 मांगें राजनीतिक थी। इसमें स्वराज का उल्लेख नहीं था, लेकिन सरकार जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, गांधी जी की मांग को सीधा सीधा उन्होंने खारिज कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और इस पर कोई प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त नहीं की। तो इसी पर गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की बैठक की और वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया और उसके पहले उन्होंने दांडी मार्च को करने का निर्णय लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले दांडी मार्च गांधी जी द्वारा किया गया 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक गांधी जी साबरमती, जो कि अहमदाबाद में है, साबरमती से दांडी, जो कि नौसारी जिले में है, साबरमती से दांडी तक गांधी जी 385 किलोमीटर 78 लोगों के साथ पैदल मार्च इन्होंने किया था, जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के साथ कुल 78 लोग थे, जिसमें सर्वाधिक गुजरात से थे 31 लोग, महाराष्ट्र से 13 लोग थे, यूपी से 8, नेपाल से महावीर और सिंध से आनंद हिंगो रानी थे। ठीक है। दांडी मार्च की सुभाष चंद्र बोस ने तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया, इसीलिए इस आंदोलन को काफ़ी हद तक सफल माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी एक वर्ग ने भाग नहीं लिया था। इसमें आप देखेंगे किसानों ने भाग लिया, कामगारों ने भाग लिया, व्यापारियों ने भाग लिया, युवा वर्गों ने भाग लिया, महिला वर्गों ने भाग लिया, मुस्लिम समुदाय ने भी भाग लिया, लेकिन अगर इनकी तुलना की जाए तो मुस्लिम समुदाय की थोड़ी कम भागीदारी रही, लेकिन भाग लिया था मुस्लिम समुदाय ने। ठीक है। तो लगभग अगर कहा जाए तो सभी वर्गों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे आंदोलन उसके अंदर हुए, बहुत सारी घटनाएं अंदर घटी, जिसमें पेशावर में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के सदस्यों द्वारा आंदोलन किया गया। इन्होंने एक समाचार पत्र पख्तून, जो कि पश्तो भाषा में आया, उसका प्रकाशन किया और यह बाद में 10 रोज़ा के नाम से प्रकाशित हुई। गफ्फार खां को फख-ए-अफगान और बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये पेशावर में लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पेशावर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सिपाहियों की 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये घटना कहाँ घटी? पेशावर में, इंपॉर्टेंट है। इसी में ही जियालरंग आंदोलन हुआ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, खासकर मणिपुर और नागालैंड में इस आंदोलन का प्रभाव था। नागाओं ने यदुनाथ के नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन किया और यदुनाथ की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसकी बहन गैंडिल्युनु, आप इसका नाम जानते होंगे, इनका नाम, और ये काफ़ी फेमस हैं, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और इन्हें भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। इनका पूरा नाम रानी गैंडिल्युनु था। ठीक है। और इनको रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जो कि जियालरंग आंदोलन की नेतृत्व करता थी। बम्बई में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का काफ़ी प्रभाव देखा गया और इस आंदोलन का बम्बई में केंद्र धरसाना था। 21 मई 1930 को धरसाना नमक सत्याग्रह में सरोजनी नायडू, इमाम साहिब
और मानिकलाल गांधी आदि शामिल हुए, जिन्हें लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया। और उस समय गांधी जी यरबदा जेल में थे। अमेरिका में न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर द्वारा इस घटना का वर्णन किया गया है। अक्सर पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस पत्रकार का सबसे बड़ा सहयोग था, या किस पत्रकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आंखों देखा वर्णन किया है। तो ये कौन थे? वेब मिलर थे। ठीक है। दक्षिण भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव देखा गया। दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में त्रिचुरापल्ली से वेदारण्यम यानी तंजौर तट तक एक नमक यात्रा निकाली, जबकि केरल में कालीकट से पेन्नार तक के कलप्पम द्वारा एक दांडी मार्च टाइप का ही आयोजन किया गया। ये दक्षिण भारत में हुआ। इसके अलावा अन्य केंद्रों में देखें तो उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन चलाया। वहाँ के नेता कौन थे? डाकू मंगल सिंह। मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह हुआ। बारदोली में लगान न देने का आंदोलन चलाया गया। असम में छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरोध में आंदोलन किया। बच्चों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना गठित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है बच्चों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हुए, यरवदा जेल में रखे गए। गांधी जी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी तथा उनके बाद इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। इस आंदोलन में जस्टिस पार्टी ब्रिटिश सरकार की समर्थक थी, यानी उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया, उन्होंने सरकार का साथ दिया। इस आंदोलन का ब्रिटिश सरकार ने दमन कर दिया और यह असफल हुआ। लेकिन ये आंदोलन असफल होते हुए भी काफ़ी सफल हुआ था। ठीक है, जिसका परिणाम आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में देखने को मिला और अंततः भारत को सफलता मिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2021, आरओ लोअर पीसीएस मेंस, यूपी SSC, चकबंदी लेखपाल इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स की बेहतरीन नोट्स, अपडेटेड नोट्स, वर्तमान पैटर्न के अनुसार नोट्स चाहिए, सब कुछ अच्छे से चाहिए, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए, नोट्स लिखकर सैंपल देखिए। सैंपल निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा और पहली बार में ही पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। और नोट्स आपको ले लेनी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित ही पहली बार में ही सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट है, कोर्स में कुछ भी नहीं छूटा है। लेते हैं तो आपको टोटल 12 पीडीएफ मिलेगी। इतिहास की तीनों अलग अलग पीडीएफ, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की, भूगोल की दोनों अलग अलग, विज्ञान, संविधान, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, हिंदी और करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटा रहेगा। जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930-31 में। इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। स्थान सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो आया था 1927-28 में, उसकी जो रिपोर्ट थी उस पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन सभी पार्टियों का बुलाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया। ओके, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी। अब इसके जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो इम्पोर्टेंट है। हिंदू महासभा की तरफ से मुंजे और जयकर इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उदारवादी यानी नरम दल की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और चिंतामणि शामिल हुए थे। मुस्लिमों की तरफ से मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां और फजलुल हक शामिल हुए थे। सिख की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह शामिल हुए थे। एंग्लो इंडियन यानी ईसाइयों की तरफ से केटी पाल गए थे और दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर गए थे। इसके अलावा व्यवसायियों में केवल होमी मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण यह सम्मेलन असफल रहा। इसमें ब्रिटेन के कंजर्वेटिव दल के प्रतिनिधि लॉर्ड व्हील थे इस सम्मेलन में। देखिए, इस सम्मेलन की असफलता के बाद ही कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो ये कोशिश करने लगा कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो तो उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हो।
तो इसी सब को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ दिल्ली में, जिसको दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसको देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी जी के और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को यरबदा जेल से रिहा कर दिया गया और दोनों के बीच एक सम्मानजनक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते की मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। इस समझौते में क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करने की बात की गई, जो गांधी जी ने मानी। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है। तीसरा, सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया गया और समुद्र तटवर्ती लोगों को अपने आवश्यकता अनुसार नमक बनाने की छूट भी सरकार द्वारा दी गई इस समझौते के तहत। तो ये इस समझौते के सकारात्मक पक्ष रहे, लेकिन इसका नकारात्मक और सबसे बड़ा पक्ष जिसके कारण इस समझौते का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ वो ये था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचाया जा सका। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौते को एक श्राप के समान माना था, क्योंकि इस समझौते में अब उस समय की सिचुएशन क्या रही ये तो गांधी जी ही जानते थे, लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी ना देने का भी समझौता इसमें शामिल कर सकते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार बैकफुट पर थी। लेकिन अब उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई और उनको फांसी से नहीं बचाया जा सका। ठीक है। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता हुआ। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।